ओके, सो लेट्स डिस्कस पहले क्वेश्चन नंबर 51। तो पेपर तुम लोग खोल लेना रेफरेंस के लिए। देखो एक क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स किस में है? एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो जैसे मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह 1/x सब्स्टिट्यूट कर दूं तो उससे एक नया क्यूबिक बनेगा। उसके रूट्स क्या होंगे? 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। और अगर अल्फा बीटा गामा एचपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे? एपी में होंगे। ठीक है, सो नाउ इफ वी सिंप्लीफाई देम, तो सिंप्लीफाई करने पे ऐसा आएगा 1 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स एपी में। अब रूट्स अगर एपी में होते हैं, अगर तीन टर्म्स एपी में होते हैं तो उसको हम लोग कैसे मानते हैं? ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो ये इसके तीन रूट्स है मान लो। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा क्यूबिक बन जाएगा। अब सम ऑफ रूट्स निकाला तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 3a दैट शुड बी q बाय r which implies a is equal to q by 3r। ठीक है, अच्छा a क्योंकि इस क्यूबिक का रूट है, इसका मतलब a सेटिस्फाई करना चाहिए इस क्यूबिक को। तो q बाय 3r का होल क्यूब माइनस q इंटू क्यू बाय 3r का होल स्क्वायर प्लस p इंटू क्यू बाय 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे एक रिलेशन आ जाएगा हमारा पी क्यू आर में, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 51 फॉर अस। अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लो। अच्छा, जिसको अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ लेना अनम्यूट करके। 8 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, प्लस मॉड ऑफ कॉस क्यूब एक्स टिल इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी वैल्यू 4 क्यूब है। अच्छा 4 क्यूब मतलब 64। अच्छा 8 को उधर लेके चले गए इसका मतलब क्या बन गया? मॉड कॉस प्लस मॉड कॉस का होल स्क्वायर प्लस मॉड कॉस का होल क्यूब इज इक्वल टू 56। अच्छा ये तो क्या है? इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी वाला सम है। इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए होल अपॉन 1 माइनस आर। तो मॉड कॉस होल अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस इज इक्वल टू 56। तो यहाँ से तुम्हारी मॉड ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56/57। मतलब कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 56/57। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बोला गया कि एक्स इज बिटवीन माइनस पाई से प्लस पाई, शायद कुछ ऐसा ही बोला गया। तो देखो माइनस पाई अगर ऐसे जाते तो माइनस पाई भी ये होता, और अगर ऐसे जाते तो प्लस पाई भी ये होता। इसका मतलब माइनस पाई से प्लस पाई का क्या मतलब है? कि एक पूरी कंप्लीट साइकिल चारों क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे होंगे, और हर एक क्वाड्रेंट में या तो प्लस कॉस का वैल्यू पॉसिबल होगा या तो माइनस कॉस का वैल्यू पॉसिबल होगा। अंडरस्टूड? तो हर एक क्वाड्रेंट से एक सोल्यूशन आएगा।
देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 4. नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 4. तो ये हो गया हमारा 52. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 53. 53 देख लो भाई. 53 कैसे टाइप का क्वेश्चन है बताओ बच्चों? टिल n टर्म्स. तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. टेलीस्कोपिक सीरीज. हाँ, टेलीस्कोपिक सीरीज. वेरी गुड. पहले हम लोग ने क्या किया ना कि इसका nth टर्म लिख लिया कि जो लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा वो लिख लिया. तो अगर तुम इस तरीके से जाओगे 1 4 7, तो इसका nth टर्म क्या होता? 3n-2. और अगर तुम 4 7 10 से जाते तो उसका nth टर्म क्या होता? 3n+1. फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए होते हैं. और जैसे हर हर जगह 3 आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है. जैसे पहले वाले 3 को 4-1 लिख देते, होल अपॉन 1 इंटू 4. दूसरे वाले 3 को 7-4, होल अपॉन 4 इंटू 7. ऐसे ही लास्ट वाले को 3n+1 माइनस 3n-2, होल अपॉन 3n-2 इंटू 3n+1. अब क्या करो? इंडिविजुअली डिवाइड कर दो. पहले 1/1 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा. फिर इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो तो 1/4 आएगा आपका, इधर 1/7 आएगा. ऐसे ही इधर 1/3n-2 आएगा और इधर जो है 1/3n+1 आ जाएगा. ठीक है. ओके. अब इसमें यू विल ऑब्जर्व व्हाट? यू विल ऑब्जर्व कि टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. ये इससे कैंसिल होता, आगे वाला भी कैंसिल होता. अब जैसे कभी ऐसा होता है कि जैसे टर्म्स कैंसिल हो रहे होते हैं, तो अगर इधर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी बची रह जा रही है तो इधर क्या बचा रह जाएगा? एक नेगेटिव क्वांटिटी बचा रह जाएगा. मतलब पॉजिटिव कैंसिल हो रहा होगा. तो आई विल बी लेफ्ट विथ 1/3. 1 minus 1 upon 3n+1. Now you can take LCM. तो 3n 3 भी चलेगा. तो आई विल बी गेटिंग n अपॉन 3n+1. ये हमारा आंसर होगा. ठीक है. Now let's come to question number 54. इसको डाउट हो, जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो अनम्यूट करके पूछ लेना, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन पे क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर ही खोला हुआ है, तो जूम की चैट नहीं खुली हुई है मेरी. एंड सो ऑन टिल एंड टर्म्स तक सम आपको निकालना है. ठीक है. तो अच्छा, एक बात ध्यान रखो. जैसे x⁻n-y⁻n, इसका एक फॉर्मूला होता है. वो पता है कौन सा फॉर्मूला होता है? x-y into x-y इंटू n-1 x⁻n-1 प्लस x⁻n-2 इंटू y. समझे बात? ऐसे ही ये फॉर्मूला जाता है. set y to the power n-1. क्या हुआ? y to the power n-1.
हाँ y टू द पावर n। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन में जैसे सम था s, तो ऊपर और नीचे x माइनस वाई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन। सर x इक्वल टू वाई हुआ तो? हाँ, x इज इक्वल टू वाई हुआ तो इधर भी जीरो हो जाएगा और इधर भी जीरो हो जाएगा। नहीं सर, आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो 0 से। नहीं, हम लोग इन जनरल ले रहे हैं, मतलब अगर मान लो x इज इक्वल टू वाई हो गया तब फिर तो तुम्हारा डायरेक्ट ही सम आ जाएगा ना। जैसे 2x आ जाता, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर आ जाता। अब इधर x प्लस वाई है, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है। अच्छा, क्वेश्चन में भी जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है ना, उसमें अगर तुम ऑप्शन देखो तो उसमें डिनोमिनेटर में x, क्वेश्चन में भी ये मान के चल रहे हैं कि x और y इक्वल नहीं होने चाहिए। अब तुम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 1/x माइनस वाई बन जाएगा। अब जब ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होता तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाता। उसके बाद इससे मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, फिर अगेन जो नेक्स्ट टर्म बनता एक्स रेस टू 4 माइनस वाई रेस टू 4 से टिल एन टर्म्स। इससे क्या होता, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेस टू 4 वाली एक जीपी बन जाती है हमारी। टिल एन टर्म्स माइनस ऐसे ही वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई रेस टू 4 वाली जीपी बन जाती है। ठीक है, अब दोनों में सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा देना। क्या फॉर्मूला होता है, ए इंटू आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन रेशियो एक्स है, रेस टू एन माइनस वन होल अपॉन एक्स माइनस वन। ऐसे ही सिमिलरली वाई स्क्वायर वाई रेस टू एन माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको ये कोई ऑप्शन से मैच कर जाएगा तुम्हारे। फोर्थ वाले ऑप्शन से मैच कर जाएगा। Okay, now let's come to question number 55. The 55 is ax square plus 2bx plus c is equal to 0. अच्छा, ए बी सी जी पी में है। तो इस क्वाड्रेटिक का अगर तुम डिस्क्रिमिनेंट निकालते तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि जीरो आ जाता, जो कि जीरो आ जाता। तो इसका क्या मतलब होता, डिस्क्रिमिनेंट जीरो का क्या मतलब होता कि इसके जो दो रूट्स है दोनों के दोनों इक्वल रूट्स है, से अल्फा एंड अल्फा। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2b बाय ए सम ऑफ रूट्स है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाय ए। फाइन। अच्छा, एक और क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, इस बात को ध्यान में रखा पहले। तो एक और क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 2EX प्लस एफ इज इक्वल टू 0, और बोला है कि इन दोनों के कॉमन रूट्स हैं। अब भाई इस बेचारे के तो अल्फा और अल्फा ही रूट्स हैं, तो जो भी कॉमन होता वो कौन सा कॉमन होता, अल्फा ही होता कॉमन। इसका मतलब कि अल्फा
दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरे क्वाड्रेटिक को। तो डी अल्फा स्क्वायर प्लस 2e अल्फा प्लस एफ इज इक्वल टू 0। फाइन। अब पुट कर देते हैं अल्फा की वैल्यू। तो डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 ई बी अपॉन ए प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग को किसके बारे में पता करना है? हम लोग को पता करना है डी बाय ए, ई बाय बी एंड एफ बाय सी के बारे में। तो मेरा एम है यहाँ पे डी बाय ए बनाना। फाइन। तो मैं क्या करूँगा कि पूरे इक्वेशन को ए बाय बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ए बाय बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे इक्वेशन को। उससे देखो क्या बनेगा भाई, डी टाइम्स डी बाय ए ही बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बनेगा? 2e बाय बी बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा? af बाय बी स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम लोग को तो ये अल्फा भी स्क्वायर को सी बाय ए भी ले सकते थे ना? हाँ, अल्फा स्क्वायर को c बाय ए भी ले सकते थे, लेकिन उसको हम सर ले यहाँ नहीं पे सी की सकते। टर्म मिसिंग है। हाँ, अभी अभी c का टर्म मैं यहाँ पे जनरेट कर दूंगा ना इससे। ओके सर। देखो, अल्फा स्क्वायर को c बाय ए मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि फिर उसके बाद अल्फा जो है वो रूट c बाय ए बन जाता। सर अल्फा को वही लेते माइनस बी बाय, और अल्फा स्क्वायर को वो ले लेता सी बाय। हम्म। सर दोनों लेकिन अगर वो रूट पे आ जाएगा तो उसके बाद आप हाँ, डिवाइड गंदा गंदा हो जाएगा। रूट में आ जाएगा तो फिर एक्सप्रेशन थोड़ा गंदा हो जाएगा ना। डी बाय ए प्लस ए एफ बाय बी स्क्वायर को ए सी लिख लिया इज इक्वल टू 2e बाय बी। इससे क्या बन गया? 2e बाय बी इज इक्वल टू डी बाय ए प्लस एफ बाय सी। तो ये तो वही वाली कंडीशन हो गई, 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड वाली कंडीशन हो गई। ये किसकी कंडीशन होती है? एक्स वाई जेड ए पी में। तो ये किसकी कंडीशन हो गई? ये हो गई हमारी डी बाय ए, ई बाय बी, एफ बाय सी आर इन व्हाट? ए पी। ठीक है। अच्छा, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 56. The question number 56 says 5 raised to 1 plus x plus 5 raised to 1 minus x a upon 2, 25 raised to x plus 25 raised to minus x. They form an AP. तो अगर ये AP फॉर्म करेंगे मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसमें 5 कॉमन लूंगा तो अच्छा, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल है। यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल। तो एपीजीपी से एएमजीएम में क्या सीखा था कि अ टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल हमेशा 2 या उससे बड़ा होता है। तो दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। सर ये वाला प्रॉपर्टी नहीं समझा। ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी पता है ना कि t प्लस 1 बाय टी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, जहाँ पे t एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ, देखो
जैसे t और 1/t दो टर्म्स हैं, इसके ऊपर अगर मैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दूं तो क्या बनेगा? t प्लस 1/t होल अपॉन 2, इसका am ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका gm मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इस 2 को उधर लेके चले जाओ तो t प्लस 1/t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो इसको हम लोग एज अ रिजल्ट याद करके रखते हैं कि अ टर्म प्लस इट्स रेसिप्रोकल हमेशा 2 या उससे बड़ा होता है। तो यहाँ पे तुम देखो अ टर्म है प्लस उसका रेसिप्रोकल है, फिर यहाँ पे भी कोई टर्म है प्लस उसका रेसिप्रोकल है, तो वो लोग हमेशा 2 या उससे बड़े होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या कहता है हमारे लिए? चलो 57 किसका किसका सही हो गया? n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक साइन ऑफ 2x होल अपॉन 3 रेज़ टू n। सर x की वैल्यू निकल गई थी लेकिन उसके आगे हुआ नहीं। सही हुआ सर। सही हुआ? चैट बॉक्स में बताओ किसका किसका सही हुआ। आर्यन का सही हुआ। एनीवन एल्स? सर x की वैल्यू आ गई थी लेकिन वो फाइनल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। चलो देखो, सर अब पेपर में नहीं हुआ, उसके बाद हो गया था। ओके फाइन, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जो क्वेश्चन तुमसे ना बने उसको फिर से री अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, इसको मतलब हमेशा से एक रूल बना लो अपने प्रिपरेशन का। तो पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला हो गया। हाँ, तो 2 साइन ए साइन बी बताओ क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी क्या होता है? 3x होल अपॉन 3 रेज़ टू n होता है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ x होल अपॉन 3 रेज़ टू n माइनस 1 वेयर n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसको देख के तुमको क्या समझ में आ रहा होगा? ये क्या चीज है? ये एक टेलीस्कोपिक सीरीज। ओपन सीरीज। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज टाइप की चीज है। जैसे मान लो इफ यू अज्यूम दिस एज f ऑफ n देन दिस विल बिकम f ऑफ n प्लस 1। ठीक है, तो तुम लोग टेलीस्कोपिक सीरीज में कैसे करते हो? मेरे ख्याल से कि टर्म्स कुछ लिख के कैंसिल करते हो। जैसे मान लो यस सर। n की वैल्यू 1 पुट की तो cos ऑफ x बाई 3 माइनस cos ऑफ x, फिर 2 पुट की तो cos ऑफ x बाय कितना हुआ? 3 स्क्वायर माइनस cos ऑफ x बाय 3। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए n पुट कर दो और आखिरी में मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर, चलो पुट ही कर देते हैं वैसे बाय द वे। cos ऑफ x होल अपॉन 3 रेज़ टू इन्फिनिटी माइनस cos ऑफ x होल अपॉन समथिंग होता। अब फिर इनको सबको ऐड कर रहे होते तो ये लोग इस पैटर्न में कैंसिल हो रहे होते, समझ रहे हो? तो ये अल्टीमेटली क्या बनता? 1/2। अब देखो x अपॉन 3 रेज़ टू इन्फिनिटी, तो वो तो क्या होता? 0 होता। और cos 0 क्या होता है? 1। और यहाँ पे कौन सा बंदा बचा? cos x। ठीक है, तो यही तुम्हारा क्या है? fx है। दिस इज व्हाट fx टू अस। अब पहले तो fx निकालना था इस क्वेश्चन में, जो हम लोग ने निकाल लिया कि fx इज 1/2 1 माइनस cos x। अब उसके बाद fx इज इक्वल टू 0,
इसके रूट्स निकालना है। ठीक है भाई, 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस एक्स 1 कब होता है? 2n पाई पे होता है। जनरल फॉर्मूला यही होता है ना। हाँ सर। अच्छा, हम लोग को पहले से यही बोला गया कि x इज बिटवीन 0 से 628 एंड माइंड इट 628 इज 200 पाई। तो x इनके बीच में है, इसका मतलब x हमारा क्या क्या हो सकता है? 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, टिल 198 पाई हो सकता है। समझ में आई बात? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इसलिए हम लोगों ने 0 को एडमिट नहीं किया, 0 एंड 200 पाई को एडमिट नहीं किया। अब इन्हीं का सम निकालना। सर 628 200 पाई कैसे हुआ? क्या हुआ? पाई को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेते हैं ना, तो 100 पाई कितना वो होगा? हम लोग अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। हाँ, उसको वैसे ही करना है। 100 पाई 314, हाँ सर समझा। 100 पाई 620। तो सम कितना हो गया तुम्हारा? सम हो गया, ये एक सम ऑफ एपी है। अच्छा, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? 99 टर्म्स हैं। तो सम ऑफ एपी 99/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2 पाई प्लस 198 पाई। So I will be getting 9900 पाई। Okay, so समझ में स्टार्टिंग आया? का दिखा दो ना। स्टार्टिंग का एक बार दिखा दो ना। सर आप ये सब नोट्स भेज दीजिएगा ना। हाँ, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। कौन सा पार्ट दिखाना है? सर यही वाला देखो। और सर वो जो आपने पाई के टर्म्स में किया वो एक बार एक्सप्लेन कर दो ना वापस। देखो, हम लोग का x जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया था? 0 से 628 क्वेश्चन में मेंशन किया गया था। ठीक है, तो 0 तो 0 ही रहेगा पाई रेडियंस के पाई के टर्म्स में भी। और 628 को ऐसे लिखा क्योंकि पाई 3.14 होता है। तो 100 पाई कितना होता? 314। तो 200 पाई कितना होता? 628। तो इसलिए यहाँ पे 200 पाई आ गया। अब मेरा x किस फॉर्म का है? 2n पाई फॉर्म का है। तो x मतलब n की अलग अलग वैल्यूज पुट करो। तो n की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो उससे तो 0 आता, लेकिन 0 पे तो हमारा ओपन ब्रैकेट है, तो 0 तो हम लोग ले नहीं सकते। 1 पुट किया 2 पाई, 2 पुट किया 4 पाई, ऐसे ही आखिरी में 99 पुट किया 198 पाई। और नेक्स्ट टर्म तो फिर 200 पाई बन जाता ना, उसको भी इंक्लूड नहीं करना हमको, यहाँ से ओपन ब्रैकेट है। तो अब ये सम ऑफ एपी है तो वो लगा दिया। समझ में आ गई बात? 58 पे आ जाते हैं। अच्छा, 1 log ऑफ x टू द बेस y है, log ऑफ y टू द बेस z है, -15 log ऑफ z टू द बेस x है। These are the first 4 terms of what? an AP। तो ये किसका किसका सही हुआ? सर सही हुआ सर। हाँ सर सही हुआ। चलो बताओ क्या किया? सर हर सर एपी के रिलेशन में लिखा तीनों को। दो सर फिर रिलेशन 2-3 बनेंगे। इक्वेशन बन हाँ? गई थी।
सर दो रिलेशन मिले एपी के उसमें, हम्म, 2 log x बेस y 2b इक्वल is टू equal to 1। a plus c वाला लगा के। हम्म। हाँ 2b इक्वल टू a plus c। देखो इन दोनों को अगर तुम साथ लो, सॉरी इन तीनों को साथ लो, तो ये तीन टर्म्स एपी में है। मतलब 2 log of x to the base y is equal to 1 plus log of y to the base z। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ लो, तो तुम क्या लिखोगे? 2 log of y to the base z is equal to log of x to the base y minus 15 log of z to the base x। सही लिखा है? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, फेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। हाँ। सर ऐसे लिख लो 2 log x upon log y is equal to 1 plus log y upon log z। 2 log y upon log z is equal to log x upon log y minus 15 log z upon log x। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। जैसे मान लो log x को से कैपिटल X लिख लिया, log y को से कैपिटल Y लिख लिया, और log z को से कैपिटल Z लिख लिया। तो 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, उससे x y z को फाइंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर उससे तुमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और जैसे ही कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा 59 एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3 ऐसे ही x रेज टू 20। कितने लोग का सही हुआ 59? सर हो गया। सर सही हुआ। हो गया सर। सही हुआ? हुआ है। चलो वेरी गुड। यहाँ पे सॉरी 3 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, कि इस हाईएस्ट पॉलिनोमियल पावर। की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी बन रही है वो देखना चाहिए। तो 1 + 2 + 3 till 20, तो मैक्सिमम पावर जो है 20 210। इंटू। अच्छा, तब तो बहुत ही आसान हो गया। वही सर, बहुत ज्यादा ही। हाँ, 210 बन रही है इसकी मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो सर 1 हो हाँ, गया। हाँ, फिर बन गया। और x का पावर 210 पूछा भी गया है, उसका कोफिशिएंट पूछा भी गया। तो x का पावर 210 कब बनता? जब हर ब्रैकेट के सारे x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते, तभी बन रहा होता। तो उस केस में इन सब के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? 1 1 1 1 1 1। तो x रेज टू, तो सारे 1 मल्टीप्लाई होके भी 1 ही बन रहे होते। Therefore x रेज टू 210 का कोफिशिएंट जो है that will be what? 1। ठीक है, ओके। नाउ कौन सा हुआ क्वेश्चन? 59 हो गया हमारा। 60 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है अपना? x plus y is equal to 1 and x square plus y square is equal to 2. Then find the value of x raised to 5 plus y raised to 5. देखो ये किसका इसका सही हो गया? सर हो गया। सर हो हो गया। मेरा भी हो गया सर।
ओके, तो देखो इसमें मतलब क्या कहते हैं कि इसमें ऐसा मतलब ये 9th-10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें कुछ नया नहीं है। तो जैसे मैंने क्या सोचा ना कि एक काम करते हैं, पहले x इंटू वाई निकाल लेते हैं। इन दोनों को देख के पहला इंट्यूशन क्या कहेगा, x इंटू वाई निकालने का कहेगा। तो जैसे इसकी अगर तुम स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था, 2 था। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -7। इसको ध्यान में रखा हम लोगों ने। फाइन, अब सर y इक्वल टू -1/2x कर सकते हैं, फिर वापस से फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा, सर मैंने तो फिर बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकाल के लेके और उससे मतलब xy कॉमन ले लिया तो अच्छा, easily मतलब जैसे किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि एक्स और वाई की इंडिविजुअल वैल्यू निकालना, तो अगर इससे ज्यादा इंडिविजुअल मुश्किल वैल्यू अच्छी आ रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मतलब जैसे अगर y की जगह मैं -1/x ले लूँ, -1/2x, 2x स्क्वायर -2x -1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो अच्छा फैक्टराइज नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। तो फिर ये लंबा हो जाएगा x की वैल्यू हाँ सर, निकालना। थोड़ा लंबा गया था। हाँ, देखो मैं तुम लोग को एक मस्त मेथड बताता हूँ। इसमें क्या करो ना, तुम ना x³ प्लस y³ निकालो। x³ प्लस y³ क्या होता है बताओ, x प्लस y x स्क्वायर प्लस y तो स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। अच्छा, x प्लस y यू ऑलरेडी नो इट इज 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुमको पता है 2, और एक्स वाई पता है वो माइनस हाफ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा 5/2। यहाँ पे एक बॉक्स बना के ये भी लिख लो कि x³ प्लस y³ इज 5/2। ठीक है, उसके बाद हम लोग से पूछा x⁵ प्लस y⁵, तो तुम अपने मन से x² प्लस वाई स्क्वायर और x³ प्लस y³ को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन पे क्या बनेगा, x⁵ प्लस y⁵, और बाकी के जो दो टर्म्स बनेंगे उसमें x² वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, नाउ सिंस वी नो द वैल्यू ऑफ x² प्लस वाई स्क्वायर, इट वाज 2 आई थिंक, एंड x³ प्लस y³ इट इज 5/2, x⁵ प्लस y⁵, तो फाइंड करना है x² वाई स्क्वायर जो है वो 1/4 और x प्लस वाई 1, तो x⁵ प्लस y⁵ तुम्हारा क्या आ गया, 5 - 1/4 विच इज 19/4। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लॉग वाला क्वेश्चन है आपको। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 61 देख लो भाई, log of 2 to the base 10 is equal to a, log of 3 to the base 10 is equal to b, और 3 to the power x plus 2 मतलब 3 to the power x is equal to 5 बन जाता। then find x in terms of a and b। तो देखो x फाइंड करना है, तो x को तुमको सब्जेक्ट बनाना होगा, तो 3 to the power x is equal to 5। अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे। हाँ, log to the base 3 ले लो। कौन से बेस का log ले लो, 3 सर बेस। 10 का ले लेंगे तो डायरेक्टली हम उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना ये। यस सर। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, 10 का ही ले लेते हैं। तो
x log of 3 to the base 10 is equal to log of 5 to the base 10. अच्छा 5 को ना क्या लिख लेना तुम 10/2 लिख लेना, लिख सकते हैं. यस सर. तो x log of 3 to the base 10 को शायद मैंने b माना था, तो ये 1 माइनस लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 लॉग की प्रॉपर्टी से 1 माइनस ए, एक्स का हो गया हमारा 1 माइनस ए होल अपॉन, ये आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन. अब हम लोग आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 62 पे. 62 है cos 2 पाई बाय 28 होल अपॉन sin 3 पाई बाय 28 प्लस cos 6 पाई बाय 28 होल अपॉन sin 9 पाई बाय 28 प्लस cos 18 पाई बाय 28 होल अपॉन sin कितना 27 पाई बाय 28. ठीक है. सो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कितने लोग का सही हो गया. सर मेरा हुआ, लेकिन बहुत लंबा मेथड किया मैंने, पूरा खोला. अब तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा. ओके. और किसी का देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जैसे मान लो पाई बाय 28 को ए एंगल मान लिया, ठीक है. तो जैसे ये वाली चीज जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2a अपॉन sin 3a. ठीक है. अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, cos 6a अपॉन sin 9a. और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 18a होल अपॉन sin 27. ठीक है. तो अब तुम ऐसा सोच सकते हो क्या कि जैसा फॉर्म ये है वैसा ही फॉर्म एक तरीके से ये भी है. अगर मैं यहाँ पे 3a को b मान लूं, अगर मैं यहाँ पे 3a को b मान लूं, तो ये cos 2b अपॉन sin 3b बन जाएगा. हाँ, अगर सेकेंड Yes, वाले sir. में. सिमिलरली अगर मैं से यहाँ पे 9a को c मान लूं, तो ये cos 2c अपॉन sin 3c बन जाएगा. ठीक है. तो अब मेरा एम पता है क्या है, अब मेरा एम है cos 2a अपॉन sin 3a. इसके बारे में कुछ सोचना. अब इसके बारे में सोचने के लिए तुम क्या करो कि ऊपर और नीचे 2 sin a से क्या करो, मल्टीप्लाई करो. ठीक है. तो 1/2 नीचे वाला तो बाहर लिख लो. अच्छा इधर 2 sin a cos b, तो क्या होता है, 2 sin a cos b क्या होता है, sin a plus b plus cos Sin a a plus b plus plus cos a minus b. नहीं ऐसा होता है ना. हाँ sin हाँ. हाँ सर, सॉरी. ठीक है. ये उल्टा लिख दिया, 2 sin a cos sin a plus b प्लस sin a माइनस, यहाँ सही. चलो ठीक है.
और इधर साइन 3a है और इधर साइन a है। ठीक है, अब इंडिविजुअली डिवाइड करो तुम। तो इंडिविजुअली डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन 3a। समझे? सिमिलरली तो अब ओवरऑल सम को तुम क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो ओवरऑल सम मैं लिखूं तो पहले वाले की वजह से 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन 3a, फिर दूसरे वाले की वजह से 1 अपॉन साइन बी माइनस 1 अपॉन साइन 3b, ऐसा लिख सकते हैं। और तीसरे वाले की वजह से 1 अपॉन साइन सी माइनस 1 अपॉन साइन 3c। ठीक है, अच्छा मैंने b को क्या माना था, 3a 3a माना था और c को 3b, मतलब वो एक तरीके से 9a हो जाता। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन 3a। अच्छा b की जगह 3a लिखा तो 1 अपॉन साइन 3a माइनस 1 अपॉन साइन 9a। मतलब मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग गया है, नहीं तो अगर टेक्निक पता हो अपने को ये वाली तो झट से नहीं हो जाएगा। हाँ सर, सब कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो देखो ये बंदा इससे कैंसिल हो गया, ये बंदा इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन साइन गया। ए और साइन 27a बराबर है। हाँ अब a की जगह मैंने लिख लिया π/28 और 27a की जगह लिख लिया। अच्छा 27a को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/28 और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन साइन Sin थीटा ही theta. होता है। इसका मतलब ये और ये बराबर है, so they will get cancelled. Once they get cancelled, the answer will be what? 0. सर, लेकिन वो हमें कैसे स्ट्राइक होगा 2 sin a से मल्टीप्लाई करना? एक्चुअली ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, समझे? ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो मतलब कुछ ट्रिक्स तो ऐसी होती है ना कि जो क्लास में मतलब जैसे बताई जाए तब सीखते हैं, मतलब हर चीज स्ट्राइक नहीं करती, कोई चीज मतलब बताई जाए तब सीखते हैं और फिर उसके बेसिस पे अगर फिर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए तो उसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है उसी टाइप का है। मतलब तुम ये क्वेश्चन को सोचो तो इसमें टेलीस्कोपिक सीरीज का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि कैंसल हो रहे हैं और इसमें फिर टीगो का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो दिस इज अ परफेक्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन जिसमें 2 चैप्टर्स के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं। सर आप एडवांस थोड़ा के पीछे स्क्रॉल करेंगे प्लीज। एडवांस के क्वेश्चंस में क्या होता है, एडवांस के क्वेश्चन में और नीचे करूं ये सर एंड में एकदम। एंड में। तो एडवांस के क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 से 3 चैप्टर्स के कंसेप्ट एक साथ मिक्स होके आ जाते हैं। वेल तो 62 सबको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग किस पे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 देख लो भाई। अच्छा कभी भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना ऑफ पॉलिनोमियल तो हमेशा क्या करना चाहिए, x इज इक्वल टू 1 डाल देना। तो x इज इक्वल टू 1 डाल देना चाहिए। ठीक है, तो यही पूछा गया, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा गया, तो x इज इक्वल टू 1 डाला तो 1 - 2 + 2 होल रेज़ टू 743
2 + 3 - 4 होल रेज टू 744, मतलब हर जगह 1 आ गया, तो 1 × 1 इज 1। अंडरस्टूड? फिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स को डिवाइड डाल देना। देखो, जैसे मान लो कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो मैं 1 + 2x + 7x समझ गया स्क्वायर, समझ गया। जैसे a0 + a1x + a2x स्क्वायर। हाँ सर, 1 डाल देंगे तो सारा कोएफिशिएंट्स हाँ। आ जाएगा सर। और हम लोग को क्या चाहिए, बाकी सब लोग भी सुन लो, a0 + a1 + a2 + a3 ये सब चाहिए। तो इसमें अगर तुम दोनों साइड x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 + 2 + 7 कितना होता है? 10⁻²n। मतलब एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं। दैट विल पर गिव इसका अस, प्रॉपर मेथड क्या है? यही प्रॉपर मेथड है बेटा, यही प्रॉपर मेथड है। हाँ, मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा, विषय टेंशन मत लो। 63 हो गया हमारा। नाउ लेट्स कम टू 64। 64 देखो, समेशन r = 0 से 20 CR, ये a है। मतलब एक तरीके से ये क्या हो गया, 20C0 + 20C1 टिल 20C20। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा 2 होगा, power 20 2⁻n वाला फॉर्मूला, 2⁻20। मतलब a की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई? 2⁻20। अच्छा, b जो है वो है समेशन r = 0 से 9 तक 20 CR, मतलब 20C0 + 20C1 टिल 20C9 तक। अच्छा, c क्या है? c भी देख लेते हैं। समेशन r = 11 से लेके 20 तक 20 CR, मतलब तुम ऐसे देख सकते हो 20C11 + 20C12 से बी टिल और सी 20। बराबर है। हाँ, वेरी गुड। सो अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 20C0 20C20 के बराबर होता है, और वैसे ही 20C9 20C11 के बराबर होता। ये कैसे बराबर होता, कैसे पता चला? कि नीचे वाले सबस्क्रिप्ट का सम 9 + 11 वो सुपरस्क्रिप्ट के बराबर है। ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम होता, b और c आपस में क्या होते? इक्वल होते। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा हम लोगों ने कि b और c इक्वल है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक बार पूरी सीरीज लिखी, 20C0 + 20C1 + 20C9 + 20C10 + 20C11, ऐसे ही 20C20। दिस इज 2⁻20। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक के सम को मैं b बोलता, और यहाँ से यहाँ तक के सम को वैसे तो c बोला गया है, लेकिन वो भी b के ही बराबर है। तो एक तरीके से क्या हो गया हमारे पास, 2b + 20C10 = 2⁻20। Therefore b is equal to 2⁻19 -1/2 × 20C10। ये हमारा आंसर है। तो सेकंड वाला, ठीक है। Now let's come to question number 65. सर 1 मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। लो, और ऊपर नहीं बस ये यहाँ और थोड़ा सा नीचे है।
चलो देख लिया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 65 है अब हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो सम लिखा हुआ है उसको अगर मैं समेशन फॉर्म में लिखूं, अब देखो अगर फैक्टोरियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ सीरीज दी हुई है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो टेलीस्कोपिक सीरीज से सॉल्व हो रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो तुम जैसे ऐसे लिख लो आर फैक्टोरियल प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस आर प्लस 2 फैक्टोरियल और ऊपर जो है तुम्हारा बन जाएगा आर प्लस 2। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको ऑब्जर्व करके ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, आर की वैल्यू 1 से कहाँ तक जाएगी? 2006 तक जाएगी। इसको ऐसे बोल दिया। अच्छा, अब अंदर वाले में सबसे छोटा फैक्टोरियल यही है, मतलब अगर मैं आर फैक्टोरियल कॉमन ले लूँ तो इधर 1 बन जाएगा, इधर आर प्लस 1 बन जाएगा, इधर आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 बन जाएगा और ऊपर क्या है? आर प्लस 2। चलो भाई, आर प्लस 2। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना वो तुम्हारी आर प्लस 2 का आर होल प्लस स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। so they will get cancelled। so क्या बन गया? 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 2। अच्छा, समेशन का जो लिमिट है वो एंड में लगा देंगे, अभी उतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग ने क्या किया कि आर फैक्टोरियल तो है, आर प्लस 2 है, लेकिन बीच वाला मिसिंग है आर प्लस 1। तो मैंने आर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या बन गया? आर प्लस 1 और नीचे एक तरीके से तुम्हारा आर आर प्लस प्लस 2 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ने किया है एक टेस्ट वगैरह में कहीं? आर प्लस 2 को, सॉरी आर प्लस सर 1 को ऐसे एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। सेम था क्वेश्चन TWT में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था। सर इसका यस सर। अगला क्वेश्चन भी TWT में है। हाँ सर। अच्छा, 1/3 वाला। तो ये 1 अपॉन आर प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन आर प्लस 2 फैक्टोरियल। आर इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहा था? 2006 तक। ठीक है, तो ये देखो ये टेलीस्कोपिक फॉर्म की सीरीज हो गई। अब इसको फाइनली तुम कर सकते हो, लिख देना इसका आंसर जो भी आएगा। हाँ सर, लेकिन आंसर उसमें सर इसमें गलत दे आंसर की में गलत दिया है। गलत दिया है। हाँ सर, वो जो आंसर- पहले का TWT का आंसर मैंने मार्क किया सर। हाँ वो सर, करना हाफ है। माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू 2008 फैक्टोरियल था, इधर कुछ और आंसर दिया। हाँ सर, रॉन्ग नहीं थे। कहाँ? यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो नेगेटिव सर है। यहाँ पे सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ है। अच्छा, जो तुम लोग के टेस्ट में है सी दिया हुआ है और आ रहा है बी मेरे ख्याल से। सर वन, यस यस सर, सर। फर्स्ट टर्म Yes, बचेगा 1/2 बचेगा और बाकी सारे सेकंड टर्म कैंसिल हो जाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ और फिर बस सर लास्ट बी टर्म। आ रहा है और आंसर सी दिया हुआ है। यस। ठीक है, तो उसको करेक्शन करा दूंगा, बी ऑप्शन करेक्शन है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 66 बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू इन्होंने पहले से π/4 दे के रखी है। ठीक है, ये बात है। अब हम लोग से क्या पूछा गया? 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये वैसे ही टाइप का 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, उल्टा लिख दिया। क्वेश्चन ही गलत लिखा है सर मैंने। सर 1/5 into 7 हाँ है। हाँ हाँ हाँ।
सर 7 into 9 नहीं सर, 9 into 11। सर वो एक एक स्टेप हो रहा है मतलब। हाँ 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 सर, हाँ, मतलब कोई कॉमन नहीं है का। और ये अंदर वाली, ये जो चीज है वो अंदर वाली चीज है π/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू π/4 विच इज π/। सर मुझे टोटल 14 सेकंड्स लगे ये वाला और प्रीवियस वाला सॉल्व करने के। मतलब अगर देखा हुआ क्वेश्चन रहता है तो। हाँ सर। चलो हाँ, 67 पहले हो रहा था। 67 कितने लोग का सही हो गया? सर यस सही। सर सही मेरा हुआ। हाँ सर सही है। सही है। तो बस 3 केस बना के हम लोग को सब ऐड करना है। सर केसेस बनाने की जरूरत नहीं लगी सर, डायरेक्टली एक स्क्वायर दिख रहा था 2 टर्म्स का हाँ के सम का। यस सर। देखो 7⁻² स्क्वायर है प्लस 7⁻² प्लस 24 है, और जो बीच वाला टर्म है उसको उधर लेके चले जाओ। 2 टाइम्स 7⁻² प्लस x प्लस 12। ठीक है। सर ये 7 to power x square माइनस 7 to power x प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना ये। हम्म वो भी कर सकते हो, जैसे पूरा स्क्वायर तुमको दिख गया, या अगर तुमको पूरा स्क्वायर नहीं दिखा तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा 7⁻² माइनस x माइनस 12 प्लस 7⁻² माइनस x² प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर तुम अब ऑब्जर्व करो तो ये अगर t है तो ये 1/t हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो इससे t की वैल्यू 1 आ जाएगी तुम्हारी, और इससे अगर t की वैल्यू 1 आ गई, इट मीन्स कि x² माइनस x माइनस 12 0 हो गया। t की वैल्यू 1 आना मतलब 7 का पावर समथिंग इज इक्वल टू 1 आना। इसका मतलब ये पावर क्या होना, 0 होना। और इसके 2 रूट्स हैं x1 और x2, तो सम ऑफ रूट्स तुमको निकालना है, तो दैट विल बी व्हाट 1 x1 प्लस x2। सही लिखा है? यस। चलो 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो भाई। 60⁻a इज इक्वल टू 3, मतलब a इज इक्वल टू log ऑफ 3 to the base 60, 60। वैसे b इज इक्वल टू log ऑफ 5 to the base 60। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है, 12 to the power 1 माइनस a माइनस b होल अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस b। अभी पहले मेरा मेन एम क्या होगा कि ये पावर सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है वो देख लिया जाए। तो 1 माइनस a माइनस b होल अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस b। तो 1 माइनस log ऑफ 3 to the base 60 माइनस log ऑफ 5 to the base 60 होल अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस log ऑफ 5 to the base 60। अच्छा, 1 को तुमको ना log ऑफ 60 to the base 60 लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके जो न्यूमरेटर बनेगा log 4 60 होल अपॉन 4, और यहाँ पे जो है log ऑफ 12 to the base 60। अच्छा, 4 से 2 एक बाहर, मतलब 4 को 2 का होल स्क्वायर ले लिया और 2 बाहर निकाल दिया, ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए। तो ये क्या बन गया, log ऑफ 2 to the base 12, चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले से। तो जो पावर है वो ऐसी चीज है
अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है 12 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 12। तो ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर ये और ये सेम हो जाए तो यही आंसर आता है। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। 69 देख लो भाई। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/1 प्लस 2 रेज टू माइनस एक्स, मतलब एक तरीके से 2 रेज टू एक्स होल अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू एक्स, और 2 रेज टू एक्स को टी मान लो, तो ये एक तरीके से टी होल अपॉन 1 प्लस टी बन जाएगा। फिर tan बीटा जो है वो क्या है, 1/1 प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस 1, मतलब एक तरीके से 1/1 प्लस 2t। अब tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो वो बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अच्छा, tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू पुट करना इधर इधर इधर, तो उससे क्या होगा कि सारे टर्म्स ना कैंसिल हो रहे होंगे और कैंसिल होके वो 1 आ जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन तुम लोग खुद से कर लेना। तो कैंसिल वगैरह होकर 1 आ जाएगा, तो उससे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। देखो tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ये तो एक कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये कब ट्रू होती है, जब a प्लस बी प्लस सी n पाई के बराबर हो। मतलब ये तो एक रिजल्ट है एक तरीके से। सर हम इसको एंगल ऑफ अ ट्रायंगल नहीं बोल सकते? एंगल ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं, लेकिन अगर तुम देखो तो जैसे पहला वाला ऑप्शन है कि ए बी सी मस्ट बी एंगल ऑफ ट्राइंगल, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इंटीग्रल थर्ड मल्टीपल वाला ऑफ पाई। जनरलाइज्ड है। हाँ, तो थर्ड वाला ज्यादा जनरल है ना, थर्ड वाला ज्यादा एक्सेप्टेबल है। पहला वाला बोला कि ए बी सी का सम हमेशा पाई ही होगा तभी ही करेंगे, ऐसा जरूरी थोड़े है ए बी सी का सम पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, तब भी ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इसलिए हम लोग ने सी ऑप्शन को टिक किया। ठीक है, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या है, देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 है। अच्छा, पाई बाय 10 तुमको पता है कितना होता है, 18 डिग्री शायद। हाँ, फिर 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10, तो 3 पाई बाय 10 54 डिग्री होगा। अच्छा, 1 प्लस कॉस, अच्छा कॉस 7 पाई बाय 10 जो होता है ना, दैट इज माइनस कॉस 3 पाई बाय 10। मतलब ये जो है एक तरीके से 1 माइनस कॉस 54 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही जो अगला टर्म है ना, वो 1 माइनस कॉस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बंदा इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो एक जगह से साइन स्क्वायर 18 डिग्री आ गया और दूसरी जगह से साइन स्क्वायर 54 डिग्री आ गया। अच्छा, साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री की तो वैल्यू याद कराई जाती है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √5 माइनस 1/4, और साइन 54 डिग्री की √5 प्लस 1/4, इसका होल स्क्वायर। तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 1/4 का होल स्क्वायर विच इज 1/16। और इसको अगर तुम डेसिमल में टिल 2 डेसिमल प्लेस तक करोगे
0.06। ठीक है, समझ में आ गया 71। लेट्स जंप टू 72। 72 देख लेते हैं जल्दी से। आ गया 72। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कब कब ट्रू हो सकता है? केस 1 जब पावर 0 के बराबर हो, केस 2 जब बेस 1 के बराबर हो। अच्छा, ये दोनों केसेस तो ले लेते हैं बच्चे, एक केस लेना भूल जाते हैं कभी कभी। -1 और जब पावर Minus इवन। बेस हाँ -1 हो एंड पावर इवन। ठीक है, तो इससे सॉल्व कर लेना, कंप्लीट कर। सेवेंटी थ्री पे आते हैं। क्या है और ट्रू वैल्यू ऑफ के फॉर विच के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स 1 माइनस के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स अल्फा बीटा है। अच्छा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4/5। तो इससे के की कुछ वैल्यू आएगी, तो उससे k1/k2 प्लस k2/k1। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो एलसीएम देख। एलसीएम वगैरह ले लो पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर। होल अपॉन अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा 2 आ जाता, और वो उधर चला जाता तो 14/5 बन जाता। समझ में आया? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b अपॉन ए, मतलब k-1 अपॉन k का होल स्क्वायर होल अपॉन अल्फा बीटा 5/k, दैट इज इक्वल टू 14/5। तो इससे सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा कि k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14k आ जाएगा, मतलब k स्क्वायर माइनस 14k प्लस 1 आई थिंक। -16 सर की होगा। 16 के हो सॉरी जाएगा। सॉरी 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 -16k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके दो रूट्स होते हैं k1 एंड k2। तो अब सॉल्व कर लोगे इसको, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 16 एंड k1 इंटू k2 इज इक्वल टू 1। तो हम लोग से क्या पूछा गया? k1/k2 प्लस k2/k1, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर होल अपॉन k1 k2। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से तुम क्या करना, k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर निकाल लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है? 73 हो गया। अब 74 पे आएंगे। अच्छा, 74 बाय द वे इजी क्वेश्चन है, लॉ की प्रॉपर्टी ही है। देखो 5 टू द पावर log टू द बेस 1/5 और यहाँ पे 1/2 प्लस log टू द बेस √2 4 होल अपॉन √7 प्लस √3 प्लस log टू द बेस 1/2 1 होल अपॉन 10 प्लस 2 √21।
तो इसको पेशेंस के साथ करते रहना है। जैसे 1/5 को 5 का पावर -1 लिखते हैं, तो ये ऐसे बन जाता 5 to the power log of 2 to the base 5। ठीक है, तो पहला टर्म जो आता है वो 2 आ जाता है तुम्हारा। इसको अगर तुम लिखने जाओ तो तुम ऐसे लिखो 2 टाइम्स, इधर log to the base 2 है, और इधर अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो √7 माइनस √3। ठीक है, और यहाँ पे माइनस log to the base 2 1/10 प्लस 2√21। ठीक है, फिर 2 प्लस log to the base 2 √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाता, तो वो क्या होता है बताओ जल्दी से। 10 minus 10 2 root 10 21. minus 2 root 21. 10 माइनस 2√21। अच्छा, ये वाली चीज डिवीजन में आती, मतलब एक तरीके से ये इससे मल्टीप्लाई हो रही होती। मतलब 2 log to the base 2। अच्छा, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 16 आ जाता, मतलब 2 प्लस 4 विच इज 6। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 74। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 किसका किसका सही हो गया? सर हुआ मेरा। वेरी गुड, प्रतीक्षा का सर हुआ। घर पे हुआ। हाँ, घर सर पे हुआ। पेपर के बाद हुआ। हाँ सर पेपर के बाद। चलो देखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स होल रेज टू 4, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 49, 1 प्लस एम एक्स होल रेज टू 50। और हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर खोजना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो हर टर्म से आएगा। तो जैसे इससे क्या जाता, 2c2 आ जाता, इससे क्या जाता 3c2, इससे क्या जाता 4c2, ऐसे ही इससे क्या जाता 49c2, और इससे क्या जाता 50c2 इंटू एम स्क्वायर। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर is of the form 3n plus 1 into 51c3। ठीक है, अच्छा ये वाला फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला याद है क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला कोई फॉर्मूला होता है? यस सर। हाँ सर, ऊपर KC 1 के ऐड वाला। कर देंगे और नीचे 1 ऐड कर देंगे। सर हाँ। 2c2 को 3c3 लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, मतलब सर इसे 50c3 लिख हाँ सकते हैं टोटल। हाँ 50c3, जैसे ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, पता भी होगा। ठीक है, मतलब के से स्टार्ट हो रहा हो कोई फॉर्मूला और एक एक से बढ़ रहा हो और सब्सक्रिप्ट हर जगह सेम हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, इसमें भी एक बढ़ा दो और इसमें भी एक बढ़ा दो, n+1 ck+1। ठीक है, तो जो ये मैंने ब्लू वाले से मार्क किया वो डायरेक्ट उस फॉर्मूले में बैठ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, एक एक बढ़ा दिया, 50c3 फाइन प्लस 50c2 इंटू एम स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख लिया 3n इंटू 51c3
प्लस 1 इंटू 51c3। अच्छा, अब इस 51c3 को क्या कोई बंदा ऐसा लिख सकता है क्या, बताओ? 50c2 प्लस 50c3। यस सर। यस सर। इससे फायदा क्या हो जाता? इससे फायदा ये हो जाता कि ये और ये कैंसिल हो जाते। सो नाउ सी क्या बचा हमारा, 50c2 इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3n इंटू 51c3 प्लस 50c2। अब इस 50c2 को उधर लेके चले जाओ। 50c2 ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3n इंटू 51c3। ठीक है। अच्छा, अब इसको और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 50 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल, m स्क्वायर माइनस 1, 3n टाइम्स 51 फैक्टोरियल। सर जरूरत नहीं है ना, सर सीधा प्रॉपर्टी एन लग पे जाएगी। आप लिख सकते हाँ हैं। क्या? सर सीधे प्रॉपर्टी लग सकती है 51c3 पे, हो जाएगा 51/3 इंटू 50c2। हाँ चलो खैर, अब हमने ओपन कर दिया। कहाँ पे थे हम लोग? ये कैंसिल होके 51 बन जाएगा और ये 2 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रिड्यूस होके तुम्हारा क्या आ गया पता है? m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 51n। ये रिड्यूस होके आ गया, मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू 51n प्लस 1। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर हो, दिस वी आर एक्सपेक्टिंग। तो n इज इक्वल टू 1 के कारण राइट हैंड साइड क्या बन जाता? 52, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अच्छा, n इज इक्वल टू 2 के कारण सर 1 अगर 0 ये 2। सर इस केस में तो n जल्दी आ के आता, लेकिन अगर हम अगर n की कोई बड़ी वैल्यू होती तो क्या करते? तो नहीं जनरलाइज मतलब कैसे होता? हिट एंड ट्राई तो करना ही पड़ता है। हाँ सर, हिट एंड ट्रायल के बिना अगर अभी तो 5 तक आ गया, अगर 5 तक नहीं आता तो? अब तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल से क्वेश्चन उसी टाइप का होगा कि जिसमें थोड़ा तुम्हारा जल्दी आ जाए। एक चीज़ ये सोच सकते हो, जैसे m स्क्वायर माइनस 1 है, दैट इज 51n। इसका मतलब m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 51n। अच्छा, 51 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो क्या होता? 3 इंटू 17 इंटू n। सर अब 15 to 17 क्या कह रहे हो? मतलब सर m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 में 15 इंटू 17 हो जाएगा। हाँ मतलब वो तो हमको आंसर पता है। अब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग भी इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स में ब्रेक करना अगर चाहें तो एक 17 है, तो एक अगर मैं 15 ले लूँ तो 2 टर्म्स का डिफरेंस हो जाएगा, और फिर वहाँ पे इसको तुमको फिर m को 5 लेना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो होता क्या कि n इज इक्वल टू 5 पे पहली बार 256 आ जाता, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5। ठीक है, तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। ओके, तो गुड बाय। हाँ, मीटिंग अब तुम लोग लीव कर सकते हो।
हाँ मैं नोट्स तुम लोग के ग्रुप पे डाल दूंगा जो भी आज का है।